नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है और सोमवार को देश में एक दिन में मिलने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों के अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,69,000 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 900 से ज्यादा लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। देश में अब तक 1,35,25,779 से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इनमें 1,21,53,000 लोग हालांकि ठीक हुए हैं। 1,70,179 मरीजों ने अपनी जान पूरे देश में गंवाई है। उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में भी 13,685 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 21 लोगों की मौत हुई है और उत्तर प्रदेश में हर दिन ये आंकड़े चौंका रहे हैं। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ भी बैठक की है और साफ शब्दों में निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही कोरोना को लेकर के बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वो अस्पतालों में बेड की कमी हो या ऑक्सीजन, मरीजों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हुई तो जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सीएम ने दो टूक ये भी कहा है कि अभी प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कराना जिला प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता होगी और इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा मिले हैं वहां पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है और प्रशासन को चौकन्ना रहने के साथ साथ पहले से ही अस्पतालों में तैयारी पूरी कर लेने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह भी है कि अगर लगता है कि मरीज ज्यादा मिल रहे हैं तो फिर वहां पर प्राइवेट अस्पतालों का भी अधिग्रहण कर लें। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन कोरोना पर काबू तभी पाया जा सकता है जब समाज का हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी को समझे और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करे। धार्मिक आयोजनों का भी समय है। मंगलवार से नवरात्रि और पाक महीना रमजान मंगल या बुधवार से शुरू होगा। तो इंडिया न्यूज अपने सभी दर्शकों से यह अपील भी करेगा कि कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बढ़ती हुई कोरोना की जो संख्या है आखिर उस पर लगाम और उस पर अंकुश कैसे लगेगा। तो कोरोना का कहर लगातार बरकरार है, चूंकि पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये आंकड़े दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड को छू रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। टीम 11 के साथ भी बैठक हुई है। तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और नए निर्देशों को भी जारी किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आपको यह सुनवाते हैं। लेकिन ये लड़ाई केवल सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम नागरिक की है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। और हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नेतृत्व, यशस्वी नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसमें हर एक स्तर के जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनकी सक्रिय योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सेकंड स्टैंड में हमें सबसे पहले बचाव पर ध्यान देना होगा। स्वयं का बचाव करते हुए अगर हम अन्यों के बचाव के लिए उपाय कर सकेंगे तो मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। इसी तरह से मेरा आप सबसे अपील होगा कि सबसे पहले हम कोरोना का जो प्रोटोकॉल है इसका पालन करें। तो मुख्यमंत्री को आपने सुन लिया है, लेकिन कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। कहां पर कितने केस मिले हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। लखनऊ, राजधानी लखनऊ का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है, चूंकि सबसे ज्यादा केस यहां पर है। 3,892 नए केस, 1,295 नए केस हैं प्रयागराज के अंदर। वाराणसी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि आंकड़ा वाराणसी में भी तेजी के साथ बढ़ा है। 1,417 नए केस हैं। ऐसे ही गोरखपुर के अंदर भी 400 से ज़्यादा मामले हैं। गाजियाबाद में भी 187 नए मामले हैं। 336 नए केस मेरठ में भी हैं। बरेली और झांसी का भी आंकड़ा आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना तेज़ी के साथ बढ़ा है। बरेली में 186 और 267 नए केस झांसी में भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं और इन सभी जगहों पर आप आंकड़े देख रहे हैं कि किस कदर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खासतौर से लखनऊ और प्रयागराज को अगर आप देखेंगे तो ये संख्या हजारों में है और इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन सख्ती जरूर बरतने की बात कर रहा है, लेकिन लोग और लोगों का सहयोग ये अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड गाइडलाइन की पालना प्रशासन एक हद तक सुनिश्चित करवा सकता है, लेकिन लोग अगर मानने को तैयार ना हो
या फिर जानबूझकर कोविड प्रोटोकॉल की उल्लंघना हो या की जाए, तो फिर यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये बढ़ते केसेस के बीच में इस पर लगाम और अंकुश कैसे लगाया जाए। और सवाल यह भी है कि क्या जो हमारी लापरवाही है वही सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है, और क्या महामारी से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चलिए इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जिया मंजरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू युवा मोर्चा की। जिया मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जगदेव सिंह यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जिया मंजरी जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। एक तरफ तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना को सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि तो आम जनता समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि फील्ड पर भी जब हम लोग जाते हैं तो बहुत तरह तरह के जो एक्सक्यूजेस हैं वो लोगों की तरफ से दिए जाते हैं। और अब बड़ी चुनौती यह है कि नवरात्रि और रमजान दोनों एक साथ हैं, और इन सब के बीच में जो आयोजन है वो भी होंगे। क्या एक बड़े चैलेंज के तौर पर इसको आप देख रहे हैं? और अगर लोग समझने के लिए तैयार ना हो या उसको मानने के लिए उस तरीके से ना जागरूक नजर आ रहे हों, तो ये बढ़ते हुए कोरोना के जो केस हैं, कैसे इस पर अंकुश लग सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल मानूंगी कि जो जनता है उसको इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। प्रशासन की भी इसमें कुछ ढील है और जनता की तो बहुत ज्यादा अधिक लापरवाही है। लोग जो मास्क को नाक के नीचे लगा के घूमते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये एक वायरस है, ये श्वास के द्वारा फैलता है, इसका जर्म्स बहुत तेजी से फैलते हैं। तो इसके लिए लोगों को बहुत सजग रहना चाहिए। और साथ में जो आयोजन हो रहे हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो राजनीतिक आयोजन हो, इसमें सबको ये सोचना पड़ेगा कि जो व्यक्ति महामारी की चपेट में आएंगे वो एट द एंड ऑफ द डे आखिरी दिन कहाँ पहुंचेंगे? अस्पतालों में। अस्पतालों में क्या हमारे पास में बेड, या क्या हमारे पास में वैक्सीनेशन, या क्या हमारे पास में सुविधाएं मुहैया है या नहीं है? तो ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। और इसके साथ में ही लोगों को इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए। सरकार को यहाँ तक कि रैलियां हो रही हैं, मैं इसमें बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि देखिए, विपक्ष यहाँ पे बात जब करते हैं, कोई अगर पक्ष की बात या विपक्ष की बात करता है तो उसको तुरंत ही किसी और पक्ष का बना दिया जाता है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की तरफ से मैं सोच के बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद जनता हूँ। तो मैं जनता की तरफ से बोलती हूँ, जो एट द एंड ऑफ द डे जो आखिरी में जो व्यक्ति सफर कर रहा है वो जनता है। आज की डेट में चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो और चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, यदि वो कोविड की चपेट में आता है तो वो अस्पताल पहुंचता है। और अस्पताल पहुंचने पर इतनी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी। इस विषय पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, जन सामान्य को भी और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के आयोजन ना करें, इस प्रकार के आयोजनों से बचें। वैक्सीनेशन, अभी आप देखें, आपको पता होगा दिल्ली सरकार ने याचिका डाली है कि हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। लास्ट जब हमारी डिबेट हुई थी तो मैंने ये सुझाव रखा था कि क्यों नहीं डोर टू डोर वैक्सीनेशन करते। और मैं उनको इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूंगी कि उनके मीडिया सेल या उनके किसी सलाहकार ने उनको इस प्रकार की सलाह शायद आपका कार्यक्रम देख करके ही दी हो कि ये वैक्सीनेशन इस प्रकार से होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने याचिका डाली कि किसी भी उम्र की बैरिकेड्स ना रखे जाए, उम्र का बैरिकेड हटा करके और ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें सरकार को सोचनी पड़ेंगी, जनता को भी सोचनी पड़ेंगी, और कुछ रिवॉल्यूशनरी तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे हम इस महामारी से बच पाए। इस पूरे 1.5 साल के प्रकरण में यदि मैं देखूं तो अब सबसे अधिक केसेस हो रहे हैं। महाकुंभ की बात करें, चाहे रमजान की बात करें, या पिछली ईद की बात करें, या तबलीगी जमात की बात करें, हर कोई व्यक्ति अपने धर्म को लेकर के बचाव के प्रकार से बोलता है। वो ये नहीं सोच रहा कि जो धार्मिक लोग हैं वो भी जन सामान्य हैं, उनका क्या होगा, वो किस प्रकार से अपने आप को बचाएंगे। तो हमें सरकार को, लोगों को, सबको मिलकर इससे लड़ना है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी। जगदेव सिंह यादव जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो बढ़ते हुए कोरोना के केस हैं, दूसरा अब नवरात्रि भी हैं, रमजान भी हैं। क्या एक बड़े चैलेंज के तौर पर आपको नजर आ रहा हो? फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है इसका आकलन आप कैसे करेंगे, जगदेव सिंह यादव जी? देखिए, बीमारी, महामारी न कोई धर्म देखती है, न कोई जात देखती है, न दल देखती है, न पार्टी देखती है। आम जन के लिए होती है। जन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है, लेकिन जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जिम्मेदारी स्वास्थ्य की, जन स्वास्थ्य की उन्हीं की है। लेकिन पिछड़ा अगर आप इतिहास लें तो जिस तरह से कोरोना का राजनीतिकरण किया गया, वो भी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता बैठे लोगों किया गया। जमाती चिल्ला दिया सारे देश में, सारा लगता है कोरोना जमाती लेके आए थे। नमस्ते तंत्र शुरू हुआ, फिर वहाँ जो दिल्ली में स्थिति हुई आपको मालूम है,
वहां दंगे तक हुए इसमें। तो मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष जो सरकार में है, जन स्वास्थ्य शिक्षा सारी उत्तरदायित्व उनका ज्यादा होता है और जनता को भी इस ऐसे महामारी में सहयोग करना चाहिए। लेकिन राजनीतिकरण करने से नुकसान होता है। आज आप देख रहे हैं कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, हमारे राष्ट्र के जो गृह मंत्री भारत सरकार है वो कभी मास्क लगाए दिखाई पड़ते हैं? हजारों आदमी आ रहा है, चुनाव हो रहा है। अभी कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का काम किया और महाराष्ट्र की जो हालत है, यूपी की हालत है, तो बैठे हुए हैं। अब रात का कर्फ्यू लगा रहे हैं। रात का कर्फ्यू लगाने से सिवाय दहशत पड़ने के अलावा क्या लाभ मिलने वाला है? मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में हिंदू मुस्लिम में जाता है, वोटरों का फ्री करना जाता है, राजनीति करके लाभ लेना चाहते हैं। आज महामारी है, महामारी के साथ महंगाई है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, जो हालत आम नागरिक की हो गई है उसकी भी चिंता करने की जरूरत है। और वैक्सीनेशन की जहां तक सवाल है, वैक्सीनेशन तो सबका होना चाहिए। आज विदेशों में आप सप्लाई कर रहे हैं, आबादी लूट रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन की, हमारे टीकों की कमी हो रही है। पहले अपना घर देखता है, जब गांव देखता है, फिर शहर में समझ आता है। अब ये घर में बचा करके आप बाजारों में बचा रहे हैं। तो होता है ये जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सरकार है केंद्र में यहाँ पे, अब योगी मोदी जी जाते हैं बांग्लादेश में, वहां प्रचार करते हैं बंगाल का। ये बड़ा कितना विडंबना है कि ऐसे महामारी में आपको राजनीति नहीं करना चाहिए। आज सत्ता में है, जन स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है। पहले आप देश बचाइए, नागरिक बचाइए और सबको सहयोग करना चाहिए। इस महामारी में जाति, धर्म और पार्टी धर्म का राजनीति ऊपर उठ के राजनीति करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण है, तभी इस देश का भला है और हम सबको सहयोग करना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगा। डॉक्टर एसदेव जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिजिशियन है। डॉक्टर एसदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जिया जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस, मैं एक कमेंट डॉक्टर एसदेव जी से ले लेता हूं। डॉक्टर एसदेव जी, इस समय मौजूदा हालात को देखते हुए मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि आप इसके बारे में बताएं, और इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर के, चूंकि पिछली बार भी चर्चा में ये बात उठी थी कि डोर टू डोर होना चाहिए, एज लिमिट वाला जो बैरियर है उसको हटा देना चाहिए, और अभी जगदेव सिंह यादव जी भी इसी बात को कह रहे थे कि जो वैक्सीनेशन है उस पर और फोकस होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की जो कमी है या जो टीके की कमी है उसकी बातें भी सामने आ रही थी। ये तीनों ही सवाल मैं चाह रहा हूं थोड़ा विस्तार पूर्वक आप बताते चले। इस समय वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, दूसरा जो इस समय की स्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर अभी आप क्या आकलन कर पाएंगे, और क्या डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं डॉक्टर एसदेव जी? डोर टू डोर वैक्सीनेशन एकदम हो सकता है, एक्सपर्ट हो चुके हैं जो वैक्सीन। डॉक्टर एसदेव जी, आप सुन पा रहे हैं? पोलियो वैक्सीन जैसे हम लोगों ने एक प्लान करके किया था। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी 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 जी, हाँ, बोले। डोर टू डोर वैक्सीनेशन संभव है क्योंकि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और क्योंकि पोलियो में, पल्स पोलियो अभियान में हम लोगों ने देख लिया था कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन हम लोगों एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेते थे। तो इसको भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो पहली बात। दूसरी बात, जो वैक्सीन हो रही है उसके पहले मैं इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ। इन्फेक्शन कौन सा ये जी, पहले कोविड-19, जो कोविड के बाद कोविड-19 जो नया स्ट्रेन आया था, जिसको दिसंबर 2019 में आया था, उसको कोविड-19 वर्ड दिया गया था पहली बार, जो पहला केस आया था। इसके बाद में कई म्यूटेटेड स्ट्रेन आ गए हैं। हम एक की बात नहीं करेंगे, इस समय म्यूटेटेड स्ट्रेन कई है, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। कोविड-19 नेक्स्ट म्यूटेटेड फॉर्म, उसका नेक्स्ट म्यूटेटेड फॉर्म, तो इसलिए अच्छा कोविड-19 पे भी गया नहीं है। तो जो वैक्सीनेशन हो रहा है, हम कोविड-19 से ही प्रोटेक्ट हो सकते हैं। जो नए स्ट्रेन है इसके बारे में अभी कोई स्टडी नहीं आई है। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो लोग दोनों डोज जिनको मिल चुकी है, उनको भी जो इन्फेक्शन हो गया है, बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से जो कि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन लोग ये वैक्सीनेट हो चुके थे फिर भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो अभी वैक्सीन तो सबको लेनी चाहिए, पहली बात। वैक्सीन के बारे में अब ये हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई 60 साल के हुए, 45 साल के हुए। अब मान लीजिए 60 साल का कोई आदमी है, उसको 25 साल का उसका पोता लेके आ रहा है, वैक्सीनें हमारे वेस्ट भी हो रही हैं। तो वेस्टेज को देखते हुए अगर 60 साल के आदमी को लग रहा है तो उसके 25 साल के पोते को भी लग जाना चाहिए। तो एक तो पहले वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे पास। लोग वैक्सीनेट भी नहीं होता है, और जो टारगेट है वहाँ पे जो वैक्सीन वेस्ट हो रही है, तो वेस्टेज को बताने के लिए मेरा एक सुझाव है कि वैक्सीन में ये करना चाहिए। अगर जो साथ में आया है उसको भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी बात,
तीसरी बात, हमें प्रोटेक्शन लेना चाहिए। ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी, नए स्ट्रेन से कितनी कारगर नहीं, अभी कोई स्टडी नहीं आई है ना हम लोगों को अभी मालूम है। उसके लिए कोविड-19 के तो चलिए हो गई, जो नया म्यूटेटेड फॉर्म है उसके बाद नया ये केवल एक ही फॉर्म नहीं है म्यूटेशन का, तो कई तरह के हैं। तो प्रोटेक्शन हमें लेना चाहिए। अब प्रोटेक्शन की जो दशा आज की डेट में आ रही है, अगर हम आज की बात करें तो अब प्रोटेक्शन के लेवल से हम बाहर निकल गए हैं। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सोसाइटी में फैल गया है। आज की डेट में सुबह से शाम तक मेरे पास इतने हमारे जानने वाले लोगों के फोन आ रहे हैं, जिनको हम फोन से उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो जिसको देखिए वो पूरा पूरा घर हो गया, जिसकी जांच कराई है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, रैंडम अगर करा लिए तो भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। अब ये स्थिति को भयावह तो हो ही गई है। इसके साथ में प्रोटेक्शन अब कैसे हो सकता है और ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? आज की दशा में किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है। आईसीयू पूरी तरह फुल हो चुके हैं, बेड पूरी तरह फुल हो चुके हैं। तो मेरा एक सुझाव और भी है, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके अलावा भी हॉस्पिटल्स को बनाना चाहिए और कुछ एक प्रोटोकॉल बना के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट को हो या नॉन गवर्नमेंट को, सबको ओपन कर देंगे, कम से कम उनको बेड तो मिल जाए। अभी बहुत से जगहों नहीं डॉक्टर एसदेव जी, आज ही मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अंडरटेकिंग किया जाए और उसमें भी अगर आवश्यकता है तो वहां पर भी कोविड के लिए व्यवस्थाएं की जाए। ये आज ही मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। एसदेव जी, नहीं आयुष जी, अंडरटेकिंग की बात नहीं है। अंडरटेकिंग की जो बात है वो तो अलग की है। उनको एक तरह से कहा जाए, यही गाइडलाइंस है और सब लोग ट्रीटमेंट अब देना शुरू करो। कम से कम ये तो ना हर आदमी पीजीआई भाग रहा है, हर आदमी लोक बंधु भाग रहा है, हर आदमी एरा जा रहा है, हर आदमी जो है केजीएमसी जा रहा है, केजीएमयू जा रहा है। तो एटलीस्ट उन सभी प्रोटोकॉल्स बना दी, इतने प्रोटोकॉल हॉस्पिटल में सभी लोग अपना रख लें। हर हॉस्पिटल उसके पास में वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, क्या है अपना बताएंगे। और हर आदमी अगर कहीं भी जाता है उसको बेड मिल जाए, कम से कम वहां पे उसको दौड़ना ना पड़े। गाड़ियों में लोग चले जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, और गाड़ी में ही उनकी पेशेंट जो है कैजुअलिटी हो जा रही है। उसको बचाने के लिए मेरा एक सुझाव है कि सबको एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए, और प्रोटोकॉल क्या बनाना, हमें सुविधाओं की बात करनी है। उनके पास जो डॉक्टर्स हैं उनको बताना है, और ऑनलाइन और टेलीफोन पे भी ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए। और अधिक से अधिक लोगों को होम क्वारंटाइन में ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल बना के उनको देते रहना चाहिए। कुछ जांचों की जहां तक बात आ रही है, जांचे के लिए अभी कई बार हम लोगों ने देखा करके इसे कहा गया, देखिए भाई आपका पॉजिटिव और आप जांच करा लीजिए, तो भाग लेता है। नहीं सर, जांच मत कराइए, बस जांच कराएंगे तो लोग पकड़ के ले जाएंगे, घर पे बल्ली लगा देंगे। इससे मतलब होता है कि वो डर रहे हैं जांचों से और वो सोसाइटी में और फैला रहे हैं। सबसे बड़ी फैलाने की वजह है कि वो जांच करा के कि बल्ली लगा देंगे, चीजें कर देंगे, घर पे वो लगा देंगे, तो वो डर एक फैल गया है। वो डर जो है एक सोसाइटी में फैलाने के एक, मुझे लगता है एक ये भी एक वजह हो गई है। तो एक पैनिक जो क्रिएट हो गया है, उसी से एक और फैल गया है। तो पैनिक को अभी हमें कम करने की जरूरत है। तो पैनिक कम करने के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आगे बोलता जाऊं कैसे 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 कम हो, अगर समय ठीक है, मैं उस विषय पर आता हूं। लेकिन जिया मंजरी जी कुछ कहना चाह रही थी, मैं उनका भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। सबसे बड़ी तरीका यही है। जिया मंजरी जी। जी सबसे पहले जो सपा के प्रतिनिधि जो बोल रहे थे उनको भी मैं जवाब देना चाहूंगी कि मैं तो मानती हूं कि प्रशासन ढीला है, किंतु विपक्ष से भी जिस प्रकार की टिप्पणियां आती हैं कि जी हम तो बीजेपी वाली वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वैक्सीन किसी बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी ने नहीं बनाई है। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है। हमारे भारत के बड़े ही प्रकांड जो वैज्ञानिक हैं, जो इतने विद्वान हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाई है। वैज्ञानिकों को देना चाहिए, डॉक्टरों को देना चाहिए, बीजेपी को नहीं देना चाहिए। लेकिन देखिए, आप आज जो बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो वैक्सीनेशन ना होने के कारण भी आपको देखने पड़ेंगे कि आपके कुछ प्रतिनिधियों ने ऐसा बोला, जनता के अंदर असंतोष जगाया, जनता के अंदर अविश्वास हुआ, इसलिए वो आपको वैक्सीन लेने से डरते हैं। सर्वप्रथम उसके बाद में आऊंगी प्रशासन के ऊपर, और आज की जो पार्टी चल रही है बीजेपी के अंडर, गवर्नमेंट में जो काम हो रहा है उसके अंदर, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए चाहे वो बिहार, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे वो अन्य इलेक्शन हो, सब जगह रैलियां हो रही है, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उनपे वो कंट्रोल क्यों नहीं करते? और वैक्सीनेशन संभव है डोर टू डोर। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस का उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि आप थर्मल बॉक्सेस बना करके या उस प्रकार की वैन्स अरेंज करके, उस प्रकार का रेफ्रिजरेटर, बिग साइज रेफ्रिजरेटर बना करके और उसको डोर टू डोर सप्लाई कर सकते हैं।
अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यदि किसी को खांसी या छींक या जुकाम भी होता है तो उसको डर लगता है कोविड का, वो पहुंचता है हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में 100 की कैपेसिटी है वहां 1000 बंदा जाके खड़ा होता है, उन हजारों के साथ में कुछ और उनके लोग भी आए होते हैं और उनको भी उससे वो मतलब उससे वो वायरस स्प्रेड होता है। तो आप ये समझाइए कि भाई लोग, और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आ रही है कि आपने कोविड केयर सेंटर्स और कोविड केयर हेल्पलाइन बनाई है। मेरे पास में जीवंत केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोग मर गए और 8वें दिन आपके सेंटर से कॉल आता है कि आपकी तबीयत ठीक है क्या। आप सोचिए कितनी ढिलाई है। यदि कोई व्यक्ति आपको फोन करता है कोविड केयर लाइन पे तो उसको बोला जाता है कि आप रुकिए, हमारा व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, और 6 से 5 दिन लगते हैं उस व्यक्ति को पहुंच के दवाई देने में या उसको सुझाव देने में कि वो कौन सी दवाई ले। तो ये आप देखिए, बड़ी सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने पिछले साल बड़ा राशन बांटने का और बड़ा सारा काम का क्रेडिट लिया था। कहाँ है अभी वो स्वयंसेवी संस्थाएं? वो क्यों नहीं जाती डोर टू डोर? वो क्यों नहीं जा करके पूछती हैं कि किसको हमें वैक्सीन देना है? और फिर 45 की एज आपने जो बना रखी है, आप ये बताइए कि आप देश के भविष्य को गर्त में डालना चाहते हैं? जो युवा है आज की डेट में, जो कल का बच्चा है, आप उसको वैक्सीनेशन से दूर रखेंगे। आप बूढ़े लोगों को भी बचा रहे हैं। मैं कहती हूँ सबको बचाना चाहिए, फिर युवा को और बच्चों को उससे अलग क्यों रखा हुआ है? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। आप ये कैसे बता सकते हैं कि किस बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है या कम है? आज की डेट में जिस प्रकार खान पान है, जिस प्रकार पॉल्यूशन है, हर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। तो सरकार को ये भी सोचना होगा कि ये किस प्रकार का भेदभाव और ये द्विपक्षीय द्विमुखी जो बातें हो रही हैं कि जहां आपको जरूरत है वहां आप रैली कर रहे हैं, जहां आपको जरूरत है वहां पे आप लॉकडाउन कर रहे हैं। तो ये अब इस प्रकार की चीजें, और सारी ही गवर्नमेंट में, तो आप गवर्नमेंट के लिए भी बोलना चाहूंगी, पिछले साल उनके मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चले गए थे जब कोविड हुआ था? इतने करोड़ों रुपए इन गवर्नमेंट ने हमसे लिए हैं, हमारे पैसे से हम इनको जनप्रतिनिधि बना के लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि हमारे लिए काम करें, हमारी सुविधाएं बढ़ाएं, हमारे देश को आगे लेके जाएं। किंतु सारी की सारी गवर्नमेंट आज की डेट में जहां जहां बैठी है सब करप्शन और सिर्फ लेथार्जिकनेस के सिवा कुछ नहीं कर रही हैं। मैं इनको कहना चाहूंगी कि आपको सोचना पड़ेगा, विपक्ष को भी और पक्ष को भी आज बैठ के सोचना पड़ेगा कि आपको इस देश को कहाँ लेकर जाना है। यदि आपको इस देश में लंबे समय तक सरकारें लानी है या चलानी है, तो आपको जन सामान्य का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ बातेंबाजी, सिर्फ विपक्ष की बातें या पक्ष की बातें या किसी भी प्रकार की बातों से काम नहीं चलेगा। आप प्रॉब्लम्स को गाने की जगह सॉल्यूशंस पे काम करें। आप अगर वैक्सीन की बात करते हैं तो आप बॉक्सेस बनाए, थर्मल बॉक्सेस बनाए, आइस बॉक्सेस बनाए, या फिर आप आइस पेंस बनाए, और कर सकते हैं, ये संभव है। क्योंकि अगर किसी सरकार ने, जैसे आपने अगर डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए अपील डाली हाई कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने बिना इस संभवता के डाली होगी कि हम ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन करना चाहते हैं? ये बात संभव है। आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या फिर आर्मी या फिर और अन्य फोर्सेस की जगह लेकर के वहाँ हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, उससे भी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रकार की वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करें। और श्रेय जब आप लेते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो आप जो इतनी मृत्युएं हो रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं, उसका भी श्रेय आप लें कि हम ये ड्राइव सफल नहीं कर पाए, इसलिए हमारी वजह से ये लोग मर रहे हैं। तो हर अच्छी और बुरी चीज का सरकार को श्रेय लेना पड़ेगा। सिर्फ अच्छी बात का श्रेय लेने के लिए सरकार आती है, बुरी बात के ऊपर किसी और के ऊपर डालती है। ये सेम हालत विपक्ष की है कि जब वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है तो वो लोगों को बरगलाते हैं, और जब वो लोग वैक्सीनेशन नहीं लेते तो लोग कहते हैं कि देखिए जी फलानी गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही। आप लोगों को सच में सोचने की आवश्यकता है। मैं एक युवा होने के नाते बोल रही हूँ, हम युवाओं में बहुत गुस्सा है आज की डेट में, पक्ष और विपक्ष सभी के लिए। इतनी ज्यादा आप लोग लापरवाही के साथ हम सबके साथ ट्रीट कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जी धन्यवाद। जगदेव सिंह यादव जी, पॉलिटिकल गैदरिंग से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे कि आज कोरोना के डेट में वो अछूती है या वो बची हुई है या वो कर नहीं रही है, या भी आगे चुनाव नहीं होंगे, कोरोना कब जाएगा इसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन पॉलिटिकल गैदरिंग जरूर होंगी। इसलिए जो बात मंजरी जी ने कही उससे मैं भी 100% सहमत हूं कि सिर्फ ये बताना कि ये खामी है, फला खामी है या ऐसा नहीं हो रहा है, बेहतर ये हो कि कम से कम कोरोना के स्पेसिफिक मैटर पर यह बताया जाए कि बेहतर हो कैसे सकता है। जगदेव सिंह यादव जी। देखिए, मैं मंजरी की बात से सहमत हूँ, उन्होंने बड़ा साफ जवाब दिया है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, आज गाइडलाइन बनाना, नियम कानून बनाना, तो परिपालन करने की सत्ता ही सत्ता है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए, जहाँ कहीं बैठे हुए, सरकार जहाँ कहीं प्रदेश, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आज जब तमाम कोरोना थोड़ा बंद आया तो बीजेपी ने थाल के और बचाने का काम किया,
और लगता कि बाबाई लोग ने काम किया। आज जो कोरोना की स्थिति लगातार दोबारा बढ़ रही है, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप देखिए लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, माल सारे खोल दिए उसमें, इसलिए दोबारा ये अटैक आया। लेकिन जब लगातार प्रतिबंध बना रहता और कड़ाई बनी रहती और खुद सरकार, लोग यही तो कहते हैं कि आप वहां मास्क नहीं लगाते, आप बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और हमको आप उपदेश देते, हमको हम देते हैं, तो आप अथवा करिए। आदर्श की बात करने से काम नहीं चलेगा, आचरण में मिलाना पड़ेगा। चाहे सरकार हो चाहे पंच विषय में सबकी बात नहीं करता हूँ। जो ये जीवन से जुड़ा मामला है, लोग उस बात का मामला है, बिल्कुल कड़ाई कर पालन करना चाहिए। और बाबाही लूटने के लिए जो ढोल बजाने काम करते हैं, ताल बजाने काम करते हैं, ये सत्ता में बैठे लोग यही कर रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और जनता यहाँ मर रही है। आज महंगाई से जगदेव सिंह यादव जी, एक बहुत बड़ी बात जिया मंजरी जी ने कही थी कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, कम से कम पॉलिटिकली आप लोगों को एक्टिव रहना है, तो भाई देश रहेगा, देश के अंदर नागरिक रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, तभी तो आप लोगों की पॉलिटिक्स भी चलेगी, तभी आप लोग सरकार भी बनाएंगे। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ ये बताएं, अगर सिर्फ ये कहें कि फला खामी है, उसमें भूमिका विपक्ष की कहां है? चलिए मैं मान रहा हूं सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी आपसे कहीं ज्यादा है, उसके लिए बहुत सवाल हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपके अंडर में नहीं सही काम कर रही हैं। लेकिन भूमिका तो एक विपक्ष की भी होनी चाहिए ना, कि आप भूमिका विपक्ष की सिर्फ इतनी है कि ये बता देना कि फला चीज खराब है। भाई आपके भी तो हजारों हजार लाखों कार्यकर्ता हैं जो आपके एक आह्वान पर जुट जाते हैं। अगर वही जाकर के कुछ छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी सहूलियतें देना शुरू कर दे तो मुझे लगता है बहुत आसानी हो सकती है। आप क्या बात करते हैं? मेरे यहाँ खुद कई बार पुल लगाएंगे कि कार का बाहर नहीं निकल सकते हैं, और ये खुद कार कम करते हैं, जहाँ जाते हैं वहां खुले घूमते हैं। गृह मंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सारे मंत्री जा रहे हैं, इनके लिए कोरोना नहीं है। जगदेव सिंह यादव जी, भाई अखिलेश यादव के लिए भी तो कोरोना नहीं है ना। अखिलेश यादव जी ने इस बीच में बहुत रैलियां की हैं, कोरोना कब खत्म हुआ इस देश के अंदर? कहाँ रैलियां की हैं? एक रैली बता दीजिए आप। अरे कितनी पॉलिटिकल गैदरिंग्स की, मैं कितनी तस्वीरें आपको दिखा दूंगा, कितने वीडियो दिखा दूंगा, कितनी पॉलिटिकल गैदरिंग्स की मैं दिखा सकता हूं। अभी हाल फिलहाल में होली का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ सैफई में, उसकी भी तस्वीरें हैं हमारे पास। जगदेव सिंह यादव जी, ये कम से कम वाद विवाद मेरे साथ तो आप मत करिए। और पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है इसको कहकर के केवल आप इससे अपना किनारा नहीं कर सकते हैं। अभी प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं, कोरोना अगर आगामी 1 साल में भी नहीं जाएगा, क्या विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की रैलियां नहीं होंगी? जगदेव सिंह यादव जी, मात्र 1 साल है, कोरोना की स्थिति को देखते हुए आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के प्रचारों में नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी रैली नहीं करेगी? एक गाइडलाइन पे होनी चाहिए। अब आप गाइडलाइन पर आ गए, अब आप गाइडलाइन पे आ गए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कम से कम स्पेसिफिक कोरोना के केस में कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना कहे कि वो पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं कर रही है। जगदेव सिंह यादव जी, कम से कम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो ये बात ना कहे कि वो पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं कर रही इस कोरोना काल के अंदर। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही प्लेटफॉर्म पर है, सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक, सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक की सभी पार्टियां एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। जगदेव सिंह यादव जी, आप केवल ये कहते रहिए, इससे कुछ होना नहीं। केवल आप सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ ये चीज खराब है, इससे कुछ नहीं होगा। जगदेव जी, भाई मैं फिर वही बात है जगदेव जी, सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है। कोरोना भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को नहीं देखेगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात पॉलिटिकल पार्टियां अपने आचरण में नहीं उतारती हैं। उसमें उतनी ही जिम्मेदार सत्ता पक्ष भी है, उसमें उतनी ही जिम्मेदार देश की अन्य पार्टियां भी हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, और भी पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें बसपा भी है, उसमें देश की अन्य पार्टियां भी हैं। सारी पार्टियां हैं, सपा बसपा कांग्रेस, सारी बात कर लीजिए। लेकिन बीजेपी का अपना जो चरित्र चेहरा है, बीजेपी ज्यादा जिम्मेदार है ना। ठीक है, मीडिया के लोग वो क्यों नहीं बोलते हैं? बीजेपी ज्यादा जिम्मेदार। आप 5 प्रदेशों में चुनाव कैसे हुआ? बीजेपी ने कितना कैंपेन चलाया, पूरे देश से लोगों को झोंक दिया जाके, उसको आप नहीं देख रहे हैं। और मीडिया भी प्रभावित है, मैं कहना चाहूंगा मीडिया भी प्रभावित है सत्ता पक्ष से। जब भी देखे उसी की बात करते हैं, निष्पक्ष बातें नहीं होती है। आप न्याय निष्पक्ष की बात करिए, जनहित की बात करिए, विपक्ष का अपना रोल है। जगदेव जी, देखिए ये बात कहने के लिए भी आपको मीडिया की ही आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोगों को आदत है, आप कहते रहिए, जो बात सच है और जो सच है वो दिखता भी है, इसलिए आपके कहने से सच बदलने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं,
कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर चुनाव हो, समाजवादी पार्टी आज ही ऐलान कर दे कि वो चुनावी प्रचार नहीं करेगी, रैलियां नहीं करेगी, मैं मान जाऊंगा कि आप उनसे अलग हैं, पार्टी विद डिफरेंस है। लेकिन आप ये कह नहीं सकते, आप खुद करेंगे, आप खुद करेंगे। आप देखिए, आप गाइडलाइन पर आ गए कि अब चुनाव आयोग गाइडलाइन तय कर दे। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप बताएं ना कि क्या समाजवादी पार्टी दूरी बना लेगी? जगदेव सिंह यादव नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए या अखिलेश यादव नहीं निकलेंगे? आपने क्या मैसेज दिया जनता को, मैं यही पूछना चाह रहा हूं ना। ठीक है, सत्ता पक्ष तो चलिए बहुत नेगेटिव मैसेज दे रहा है, सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रहा, उसने कोरोना के मुंह में जनता को ढकेल दिया। समाजवादी पार्टी मुझे बताए कि उसने कोरोना को लेकर के जनता को जागरूक करने का क्या काम किया है? दिखाइए मुझे, कितने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति आपने जागरूक किया? कब कहा अखिलेश यादव ने आह्वान किया कि हाँ भाई जाइए वैक्सीन लगवा लीजिए जाकर के, और कितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन लगवाई है जाकर के? जगदेव सिंह यादव जी, यही मैं कह रहा हूँ, जागरूक करिए लोगों को, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ आइए, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ आइए, पॉजिटिव केसेस के बीच में कम से कम थोड़ा पॉजिटिव माहौल तो लाइए। सिर्फ ये कहना कि बीजेपी ने नहीं किया, भाई साहब इनकी गलती है, सिर्फ इतने कहने से तिश्री नहीं हो जानी चाहिए। विपक्ष की भूमिका कम से कम कोरोना के केस में तो ऐसी होनी चाहिए। अन्य विषयों पर आप आरोप लगाते रहिए, स्पेसिफिक महामारी के दौर में कम से कम आपकी भूमिका उससे अलग होनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी सोच, लेकिन अकेले हवाई लूटने के लिए ये बीजेपी के सत्ता में नहीं करना चाहिए, विपक्ष को ही स्थिति देखनी चाहिए, उसको मौका लेना चाहिए। मैंने कहा पहले कह दिया, ये सत्ता है न पक्ष है विपक्ष है, जहाँ तेरे धर्म में राजनीति नहीं है। ये कोरोना महामारी सबके लिए है और ये इंटरनेशनल बीमारी है, उसमें नमस्ते ट्रम्प कर दिया इन्होंने। क्या मतलब था? जमातियों को आपने कह दिया सारा मुसलमान फैला है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, ये बड़ी शर्म की बात है। ये तो आप देखिए, और राजनीतिक कहाँ से शुरुआत की? प्रवासी मजदूर मर गए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक वैक्सीन किसने कहा था? उनको आने नहीं दिया। जगदेव सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक वैक्सीन किसने कहा था? बस इसका जवाब दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रवासी मजदूरों मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जगदेव सिंह यादव जी, वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी से इसलिए कहा माने अखिलेश यादव ने, और वो से जाना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को। ये सवाल उठाया। मैं ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, वो स्टेटमेंट है हमारे पास। जन स्वास्थ्य अच्छा करें, जनता ने आपको बैठा रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोल रही हूँ, आपके पास रिकॉर्ड पड़े होंगे, भरी सभा में आपके अखिलेश यादव जी ने बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी अगर वैक्सीन लगाएगी तो मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। क्यों बोला ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी अपना से ले रही है? इसका से वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, डॉक्टरों को जाना चाहिए। मैं आपको कहती हूँ क्या आप सभी मंदबुद्धि लोग हैं? क्या आप सभी मंदबुद्धि लोग हैं? क्या आपके पास इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कि वो वैक्सीन नहीं जिम्मेदारी सत्ता पर बैठे लोगों की है? मुझे क्यों ले रही? क्या आप अपने गाल क्यों बजा रही है? आपके नेता, आप सभी लोग क्या मंदबुद्धि ये पैसा जनता का है, पैसा नहीं लाते, हमारे सबके टैक्स सरकार करती है, ये हमारा सबका पैसा है, सरकार करती है। यादव जी, तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा ना कि ये वैक्सीन जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। नहीं, आप ये बताएं, आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा, किस नेता ने कहा कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है, उनके कार्यकर्ताओं ने बनाई है? एक स्टेटमेंट दिखाइए मुझे, किस नेता ने कहा क्या उन्होंने बनाई ये वैक्सीन? लेकिन अखिलेश यादव ने जरूर इस बात को कहा कि ये समाजवादी पार्टी नहीं लगवाएगी भाई ये वैक्सीन, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन और ये वैक्सीन लगाएंगे तो हम नहीं लगवाएंगे। ये क्या मैसेज था? और आज आप कह रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो आप ये भी मैसेज देंगे सोसाइटी के अंदर, दूसरी तरफ आप उम्मीद ये भी करेंगे कि लोग वैक्सीन लगाने के लिए चले जाएं। अरे अपने हिसाब से जो चाहे इस्तेमाल करें और विपक्ष को आप दोष दें, कमाल है। विपक्ष को दोष देने की बात नहीं है, सवाल ये है ना कि विपक्ष को सिर्फ सवाल पूछने की आदत है। विपक्ष से कोई सवाल पूछ ले तो उसका जवाब वो देना नहीं चाहता। बस इतना है, बस इतना है कि विपक्ष से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो विपक्ष सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है। मैं पक्ष से और विपक्ष से दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगी। विपक्ष सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है, सत्ता पक्ष केवल वो सवाल पूछना चाहता है, वो खुद जवाब नहीं देना चाहता। चलिए ठीक है, डॉक्टर एसदेव जी, क्या जिम्मेदारी है? डॉक्टर एसदेव जी, क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी निर्वाह करेगा, निर्वाह कर रहा है, सहयोग कर रहा है पूरा। आप भी अगर कुछ गलत करेंगे तो मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और उस पर लेकर आपसे सवाल जरूर पूछेगा। और डॉक्टर एसदेव जी के पास मैं जा रहा हूं। जगदेव सिंह यादव जी, देखिए आपके पास जवाब नहीं है इस बात का, आप घुमा घुमा करके उस बात को जितनी मर्जी बोल लीजिए। डॉक्टर एसदेव जी,
मुझे बताइए, क्योंकि अभी जो आप कह रहे थे कि इसमें हमको क्या करना चाहिए और कैसे हम इस स्थिति से थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में जा सकते हैं, थोड़ा उसको बताइए। और म्यूटेटेड वर्जन को लेकर के भी मेरा एक सवाल था डॉक्टर एसदेव जी, मुझे ये बताइए डॉक्टर एसदेव जी, चलेगा, ये सब करना चाहिए ना। डॉक्टर एसदेव जी मुझे बताइए, म्यूटेटेड वर्जन को लेकर के अभी हमको तो ये पता है कि यूके का स्ट्रेन है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो म्यूटेट हुआ है, क्या इसको लेकर के कोई स्टडी है कि यहाँ पर भी अपने कुछ म्यूटेटेड वर्जन भी हो सकते हैं? नहीं, वायरस ऑटोमेटिक म्यूटेट भी होता है, और कौन से म्यूटेटेड, अमेरिकन म्यूटेटेड है या यूके म्यूटेटेड है, ये वो बात नहीं होती है। वायरस म्यूटेट होता रहता है, और म्यूटेट कैसे होता रहता है, जो अगर स्ट्रक्चर का आरएनए का जो, क्योंकि ये आरएनए वायरस है, वो उसमें अपने प्यूरिन पिरामिडिन के जो स्ट्रक्चर्स है वो तो अपने मॉलिक्यूलर वेट को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंगली। वो कई बार कैसे होते हैं कि मौसम से भी चेंज होते हैं, और उनके जो है अपने कई रीजन होते हैं, साइंटिफिक उसमें अभी नहीं हम जाना चाह रहे हैं। खैर म्यूटेट, और एक ही म्यूटेशन नहीं है इसमें, जो हमने क्लिनिकली देखा है, जो हम अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं, वो इस समय कई तरह के, ये कोरोना के ही कई म्यूटेटेड वर्जन चल रहे हैं। ये सिंगल नहीं है, जैसे कोविड-19 अकेला था, अब इसके बाद म्यूटेशन के कई वर्जन आ गए हैं। तो इस वजह से उनकी कंडीशन जो है अचानक उनको एसेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम इस पे आ रहे हैं कि जो करना क्या चाहिए, करना ही चाहिए। पहले तो पैनिक की, सोसाइटी से पैनिक खत्म करना चाहिए। उसका एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं रेमडेसिविर और फेविपिराविर जो दवाइयां यूज कर रहे हैं। कल कानपुर से एक हमारे दोस्त का फोन आया, जिसको कि 8,000 10,000 की वैक्सीन है, वो 60,000 में मार्केट में वहां पे मिल रही है। 60, और वो भी 60,000 में उस दवा को 60,000 में देके भी उसने एहसान कर रहा है। तो पैनिकी का ये आलम है, जबकि अभी इन दोनों दवाओं का, रेमडेसिविर और फेविपिराविर का, कोई बहुत ही ऐसा हमने नहीं देखा जो हम लोग यूज किया हमने जो है पेशेंट्स में, कि बहुत ही कोई अच्छा रिस्पांस आया हुआ हो। तो पैनिकी की वजह से ये सारी चीजें जो है लोगों को कहते हैं ना, अवसर ढूंढ लिया इन लोगों ने। अब जैसा मैंने कहा कि पहले तो हमें बेड की अवेलेबिलिटी करानी चाहिए। बेड की अवेलेबिलिटी करने के लिए सभी एक प्रोटोकॉल बना के, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको बनाना चाहिए, आपको इतने चीज रखनी है, आपको इतनी चीज रखनी है आपको। और जैसे लेवल 3 लेवल 1 की बात आप करते हैं, केवल कुछ ही जगहों पर अगर बनाए गए हैं जहां अच्छा यहाँ वेंटिलेटर्स रखने हैं, यहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की इंतजाम करने हैं, यहाँ मरीजों को रखने हैं, इस तरह की चीजें सारे जब तक हॉस्पिटल हम अलाउ नहीं करेंगे, ये हम अब इस समय नहीं संभाल सकते मरीजों को। अभी हो रहा है कि जैसे कोई पेशेंट है, एक पेशेंट मेरे जानने वाले थे जिनको पीजीआई में हमने अपने रेफर किया, सिविल हॉस्पिटल से पीजीआई में रेफर किया, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव की जॉन्डिस थी और वहां पे कोविड निकल आया तो उन्होंने वापस कर दिया। जबकि कोविड से सीधे से बात है, कोविड से उसको कुछ नहीं अभी होने वाला है। वो पेशेंट की अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो जो उसको जॉन्डिस हुई है, क्योंकि जॉन्डिस के करीब 21 थी और वहां से निकाल के बाहर कर दिया कि हम इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मुझे अभी तक समझ बात नहीं आई। जब लेवल 3 का हॉस्पिटल बना हुआ है, पीजीआई है, और मैं डॉक्टर का नाम नहीं जिसके अंडर में थे उनको निकाल दिया, और वो पेशेंट आज घर पे चला आया है और कोविड की उसकी कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, फीवर नहीं आ रहा है और चीजें नहीं आ रही हैं, केवल जो है उसको जॉन्डिस के सारी चीजें आ रही हैं। उसमें ईआरसीपी करनी थी, ईआरसीपी अवॉइड कर दिया, नहीं किया, उनमें स्टंट डालना था नहीं किया, घर पे भेज दिया। तो ये पैनिक एक हो गया, और केवल पैनिक सोसाइटी में नहीं हुआ, डॉक्टर्स में पैनिक हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है, जो उनको ट्रीटमेंट करना है उनमें पैनिक हो गया है, उनको हो जाता तो वो पैनिक हो गया। तो एक पैनिक इतना हो गया जिसके वजह से कुछ जो है अपॉर्चुनिस्टिक लोग उसका फायदा भी उठाने लगे। पैनिक ही हमें खत्म करनी है पहली चीज तो कि, और दूसरी बात, इस वायरस से ठीक होने की जो परसेंटेज है वो बहुत ही हाई है अगर ठीक से ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ जगहों पे देखा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूं, जी। बहुत से मरीजों का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अस्पताल के नाम नहीं लूंगा, माल ट्रीटमेंट की वजह से जो है कैजुअलिटीज हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने सारी चीज असेसमेंट नहीं किया। मैं अस्पतालों का नाम नहीं लूंगा, मैं मेडिसिन क्या चली है उसका भी नाम नहीं लूंगा, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ माल ट्रीटमेंट की वजह से उनकी एलिजिबिलिटीज हो गई है। तो पैनिक है इसमें कि हमने किया दिया, ये दिया, ये भी दिया, जबकि उसमें जरूरत नहीं थी। सिक्वेली क्या कह देना है, बहुत ही ये एक सर्दी जुकाम बुखार का वायरस है, इसको उस तरह से लेके और बस ये बचाव करना चाहिए। स्प्रेड बहुत तेज करता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो
जो ये मॉर्टेलिटी इसके होती है, दूसरा वजह होती है। तो पहले ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, निमोनिया हो जाती है। निमोनिया कई तरह की होती है, बैक्टीरियल हो सकती है, फंगल हो सकती है, और वायरल तो होती रहती है, क्योंकि वायरस खुद भी है। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं। दूसरा जो है, जिसको अक्सर का हमने देखा कि ट्रीटमेंट में कहीं बहुत से ट्रीटमेंट कहीं मिसिंग हो रही है, एक बड़ा सवालिया निशान इस पे है। तो वहाँ छोटे छोटे जो क्लॉट्स वेसल्स में होने लगते हैं, वो कहीं न कहीं आके। लेकिन डॉक्टर एस देव जी, मैं थोड़ा सा और लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा लगभग एक साल से हम कह सकते हैं कि ज्यादा वक्त हो गया है, हम लोगों ने उस दौर के अंदर गुजार लिया है। इस एक साल के अंदर हम लोगों ने जो दौर गुजरा उससे क्या सीखा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तो अनुभव भी हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले की तुलना में हमने काफी बढ़ाया है, तो हमने सीखा क्या है? क्योंकि अभी भी अगर हम लोग उस मोड में हैं कि ट्रीटमेंट में भी हम देख रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप भी बता रहे हैं कि पैनिकी सिचुएशन है, तो हम लोगों ने उस एक साल के अंदर गेन क्या किया है, क्या व्यवस्था की है, क्या सीखा है, क्या हम लोग एडवांस हुए हैं, थोड़ा इसको बताएं। देखिए, विडंबना यह है कि हमारे यहाँ सीखने वाली चीज कुछ अपने देश में जो है बहुत कम है। ये सबसे बड़ी विडंबना यह है। और सीखते तो हम अपने यहाँ नहीं हैं। बस जब तक उनको फोर्सफुली सिखाया न जाए, या मतलब आप देख लीजिए कितने दिन से कहा गया कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, कोई हेलमेट पहनता क्या है? जब तक चौराहे पे जो है कोई पुलिस को डंडा न दिखाए। सीट बेल्ट लगाने के लिए कितने दिन से कहा जा रहा है, कोई पहनता है क्या? इसी तरह कोरोना के जो बचाव के लिए कहा गया है कि पार्टियां ना की जाए, चीजें नहीं की जाए। अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि भाई नाइट कर्फ्यू क्या मतलब है, इस पर पहले आके बता देता हूं। देखिए, नाइट कर्फ्यू बहुत ही जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था तमाम चीजें करनी है। अपने बहुत से लोग ऐसे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनके उनसे पूछा जाए कि अगर लॉकडाउन कर दिया तो कितनी परेशानी होगी। नाइट कर्फ्यू की वजह यह है कि नाइट में ही बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े फंक्शंस लोग करते हैं। वहां जाके स्प्रेड होने की संभावना ज्यादा रहती है। मास्क वहां उतारना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खाना खाएंगे तो मास्क उतारेंगे, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, हाथ लगा, हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। तो इस वजह से नाइट कर्फ्यू, और एक ये 4, 6, 10 दिन के लगाने नहीं, नाइट कर्फ्यू को मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कम से कम 1 साल लगाना चाहिए नाइट कर्फ्यू को। ये पार्टियां होनी बंद है। दूसरी चीज है, मॉल टाइप के जो वो हैं हमारे सेंटर्स हैं, जैसा मॉल जहां एक कम्युनिटिव गैदरिंग होती है, वहां पे उसको बंद करना चाहिए। जो हमारे ट्रेडिशनल दुकानें हैं वहां तो चलो ठीक है, मंडियां जैसे लगती हैं, ये सब्जी मंडी है, वो वहां से फैलने की संभावना रहती है। सब्जी मंडी में भी दुकानों को का लिमिटेशन कर देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए ये दुकानें इस दिन खुलेंगी, हफ्ते में 7 दिन को उसको बांट देना चाहिए, ये दुकानें 7 पार्ट में, और एक साथ, क्योंकि मंडे को इतनी दुकानें खोलेंगे, ट्यूसडे को ये दुकानें खोलेंगे, वेडनेसडे को ये दुकानें खोलेंगे। ये सुझाव मेरे हैं। तीसरी चीजें जो है, पैनिक क्रिएट करके, जैसे हमारे वो क्या कहते कंट्रोल सेंटर्स हैं, कंट्रोल रूम से लोग इतने घबरा गए हैं। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं खुद कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहा था, मैं प्रोटोकॉल बना रहा था लोक बंधु में उस समय पिछले, और मैं जब पॉजिटिव हो गया तो मुझे फोन करके, बस फोन करते हैं और कुछ नहीं, फोन करके इतना, जब मैं आराम कर रहा हूं, मैं उसमें सो रहा था, फोन आ जाता है। एक फोन नहीं, 6 फोन, 7 फोन आ जाते थे वो डिस्टर्ब करने के लिए। तो इन चीजों पे थोड़ा सा एक मिल के बात करके करनी चाहिए कि कंट्रोल रूम का क्या रोल होना चाहिए। दूसरी बात, कंट्रोल रूम पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको एक्सपर्ट लोगों को बैठाना चाहिए। दूसरी बात, एक चिकित्सकों को बता देना चाहिए कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो है या टेलीफोनिक ट्रीटमेंट जो है वो बताते रहें। होम क्वारंटाइन की इसमें बहुत जरूरत है, होम आइसोलेशन की बहुत जरूरत है। वहां पे कैसे बताते हैं, जैसे आज की डेट में जी मेरे पास कम से कम 60 से ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, और आपके इंडिया न्यूज के आपके जर्नलिस्ट हैं विजय जी, वो भी हमारे उसमें हैं, जिनको हम टेलीफोन पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ऐसे बहुत से ढेर हैं, मैंने आपका इसलिए ना। तो इसलिए ऐसे सभी डॉक्टरों को कह देना चाहिए जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो उनको गाइड करते रहें, जिससे उनको बार बार बाहर नहीं निकलना पड़े, लोगों को पैथोलॉजी न जाना पड़े, जगहों पे न जाना पड़े, आराम से। और पैनिकी को कम करना चाहिए। पैनिकी से एक मार्केट बन गई है, कुछ अस्पतालों की मार्केट बन गई है, कुछ दवाओं की दुकानों की मार्केट बन गई है। अब ये देखिए, एंटीवायरल जो रेमडेसिविर, फेविपिराविर आ रहे हैं, इसका मुझे बहुत अच्छा रोल नहीं दिखा। 8,000 की उसमें MRP लिखी हुई है, 60,000 की मिल रही है, 60,000 की मिल रही है वो, और जो मिल रही है तो
किस तरह से मतलब वो भी कह रहा है कि हमने आसान कर दिया आपको साहब, जबकि उससे बहुत कुछ नहीं होना जाना है। और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल मैंने देखा, मैंने कहा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मेरे उस पर व्हाट्सएप पे भेजो, तो व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल देखा, मैंने जांच देखी, तो उसमें कुछ चीजें हैं जैसे डी डाइमर के लेवल उसमें बढ़ा हुआ है, फेरेटिन लेवल बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, उसमें कहीं से भी उन्होंने कहीं पे जो है लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन जिसमें लगाना चाहिए था नहीं लगाई हुई है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रीटमेंट है इनमें एक्सपर्ट्स को बैठा के बताना चाहिए कि किन किन जगहों कंडीशन में कैसे देना चाहिए। तो कई बार हमने देखा कुछ अस्पतालों में है, खासकर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो हमने देखे हैं प्रोटोकॉल्स उसमें देखे हैं, मैं आई एम वेरी सॉरी कि वहाँ पे माल ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट सफर कर रहा है, और हमारे कंट्रोल रूम का थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए क्योंकि उनको जो डिस्टर्ब करते हैं। चलिए, कुछ बेहतर पॉइंट्स आपने डॉक्टर एसदेव जो सुझाए हैं, मुझे लग रहा है कि इस पर भी चर्चा हम लोग और करेंगे, और मुझे लग रहा है आपके माध्यम से भी ये बात अगर पहुंच रही होगी संबंधित विभाग तक तो वो भी इस विषय में सोचेगा। मंजरी जी, मुझे ये बताएं, चूंकि जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं और जिस स्थिति में हम लोग अभी फिलहाल मौजूदा जो परिस्थितियां देख रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि वाकई में जिस इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए या फिर जो सख्ती या फिर हर स्तर पर जो एक जागरूकता या जो भी अपना एक रोल निभा सकता है, वो आज अपने उस रोल के अंदर है नहीं सही तरीके से, शायद इस वजह से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी नजर आ रहा है। और अगर ऐसा है तो क्या कुछ उम्मीद अभी आपको लग रही है कि हम हाल फिलहाल में इससे उभरेंगे या कैसे कर पाएंगे, कुछ आपको समझ में आ रहा हो तो? बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो लोग हैं, क्योंकि देखिए कुछ केसेस ऐसे आए हैं, यूपी की बात मैं यदि करूं, कि डॉक्टर्स ने पेशेंट को रेबीज के इंजेक्शन लगा दिए हैं। आपने भी शायद सुना होगा इस विषय पे। तो बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है, और हम सबको, जनता से लेकर के जनप्रतिनिधियों को और हमारे प्रशासन को, हमारी सत्तारूढ़ जो गवर्नमेंट है उसको, सबको एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। चाहे वो किसान आंदोलन को भड़काने वाले विपक्ष हो, चाहे वो रैली करने वाले पक्ष वाले सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे वो भीड़ जुटाने वाली कोई भी जनता और भी कोई भी कार्यक्रम हो, हम सबको सोच समझ कर के काम करना है। और ये ध्यान रखना है कि आपकी असुरक्षा को देखते हुए भी, आपकी असुरक्षा को जानते हुए भी कौन लोग हैं जो वो भीड़ जुटा रहे हैं, और आपके क्या वो सहयोगी हो सकते हैं, क्या वो आपके विषय में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। अब मैं आपकी बात करती हूँ, आप ये बताइए कि किसान आंदोलन में कौन सा विपक्ष की पार्टी नहीं गई थी, सामने बैठे हुए ये सारे लोग बताएं। और आज के डेट में जब पक्ष आंदोलन कर रहा है, रैली कर रहा है, तो कौन नहीं जा रहा है वहां पे, इन चीजों को देखना है। और सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने पे, बच्चों की या सबकी, कि किस प्रकार से इम्यूनिटी बूस्ट होगी। हमें टीवी पे स्पेशली कुछ कार्यक्रम ऐसे दिखाने चाहिए, कुछ चैनल्स को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जहाँ पे हेल्थ के लिए, स्पेशली हेल्थ के लिए बताएं कि क्या चीजें करनी चाहिए जिनसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। आप एंटरटेनमेंट के लिए बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे, किंतु क्या उसमें से 1 घंटा या आधा घंटा आप बच्चों के लिए या लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए नहीं दे सकते? आप अपने कार्यक्रमों में उस दिनचर्या, उस शैली को जोड़िए कि किस प्रकार से आप शुद्ध और स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों नहीं करते? आप रात का नाइट क्लब सिस्टम दिखाते हो कि आप ड्रिंक करना सिखाते हो, आप स्मोक करना सिखाते हो, क्यों नहीं अच्छी विचारधारा, अच्छी विचार शैली, अच्छी जीवन शैली दिखाते हो? क्यों? क्योंकि इस देश को आपको खोखला करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हर व्यक्ति, कोई भी अपने रोल में नहीं है। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ और मैंने यहाँ पे भी देखा कि सरकार चाहे कितनी भी बातें कर रही हो, किंतु यहाँ पे भी आप जाइए तो सारी चीजें ओपन है, रेस्टोरेंट ओपन है, जहाँ पे 100 की कैपेसिटी है, वहाँ 200 लोग बैठते हैं जाकर के। क्या कोई गाइडलाइन दी है सरकार ने कि 100 कैपेसिटी है अगर आपके पास में तो आप 50 लोग बिठाइए? डिस्टेंस कैसे मेंटेन होगा? कोई गाइडलाइन नहीं है। सिर्फ टाइम से बंद कर देना 9 बजे या 9:30 बजे या 10 बजे सोल्यूशन नहीं है। उस टाइम फ्रेम के अंदर कौन कैसे काम कर रहा है, यू हैव टू डिफाइन वर्किंग पैटर्न कि काम कैसे करना है, बचाव कैसे होंगे। तो ये सारी चीज मुझे लगता है कि कुछ अच्छे डॉक्टर्स को रख करके, कुछ अच्छे सोशल रिफॉर्मर्स को रख करके सभी सत्तारूढ़ गवर्नमेंट को इस बात में सोचना चाहिए, एक प्रॉपर नीति बनानी चाहिए और वो नीति लागू करनी चाहिए और जनता को उस नीति को लागू करने में सहयोग करना चाहिए। और विपक्ष से भी कहना चाहूंगी कि विपक्ष ने बहुत सारी कमियां बताई, किंतु मैं एक विपक्षी पार्टी से पूछना चाहूंगी कि कितनी जगह उन्होंने कैंप लगाए? क्या उनके पास अपनी रैली करने के लिए पैसे हैं? तो क्या जनता की सहायता करने के लिए पैसे नहीं है? क्यों नहीं किया ये काम? आपको अगर इस देश से प्यार है, आपकी सरकार यदि इस देश में आए या रहे, तो आपको इस देश के लोगों को जीवित रखना होगा, आपको इस देश के लोगों को बचाना होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा।
और ऐसा नहीं है कि सब कोई देख नहीं रहा है। मैं खुद भी देख रही हूँ, बहुत सारे युवा देख रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे देखते हैं, और आने वाला समय भी देखेगा कि आप लोगों की लापरवाही आप लोगों पे बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति परिवर्तन चाह रहा है और हम कुछ लोगों को देख चुके हैं, कुछ लोगों को देख रहे हैं। आने वाले समय में यदि परिवर्तन आया तो बड़ा दुखद होगा। तो आप समय रहते सभी लोग सुधर जाइए। हम जनता से भी मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगी अंत में कि भाई आप लोग भी, आपके जीवन आपके हाथ में है, आप मत जाइए मॉल कुछ दिन, आप मत करिए कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम, घर में रहिए। आप जब देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं है, आप जब देख रहे हैं वेंटिलेटर नहीं है, जब आप देख रहे हैं हॉस्पिटल नहीं है, तो आप क्यों आमंत्रण दे रहे हैं ऐसी चीजों को? किस प्रकार से अनावश्यक ना घूमे, नाक पे मास्क लगा करके घूमे, नाक के नीचे मास्क लगा के ना घूमे। और गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी डॉक्टर्स को, सही प्रशिक्षित डॉक्टर्स को रखें जो रेबीज के इंजेक्शन ना लगाएं, लोगों को वैक्सीनेशन प्रॉपर अवेलेबल करवाएं, डोर टू डोर वैक्सीनेशन करवाएं। स्वयं सेवी जो संस्थाएं हैं उनको सक्रिय करें कि वो, उनके पास पहले से ही हमारे पास डेटा अवेलेबल है, और यदि थोड़ा बहुत और हार्डवर्क करना पड़ता है तो हम कर सकते हैं। मैं स्वयं कहती हूँ कि यदि कहीं पे कोई ऐसी ड्राइव होगी तो आई विल बी देयर, मैं खुद बढ़ के उसमें काम करना चाहूंगी, क्योंकि हम सबको मिल करके इस लड़ाई से लड़ना है, और उसके बिना हम इसे जीत नहीं सकते, क्योंकि ये मैन मेड वायरस है। सब इस पे काम कर चुके हैं, ये कोई नेचुरल नहीं है। तो इस पे बहुत ही अच्छे ढंग से, स्ट्रेटेजाइज ढंग से हमें इससे निकलना पड़ेगा, और इसको सोच समझ करके हर चीज को रखना पड़ेगा। तो पक्ष विपक्ष, सत्ता, डॉक्टर्स, जनता, सबको एक लाइन में आकर के एक धागे से पिरो करके काम करना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। वो डॉक्टर्स को आप याद करिए, पिछले साल कितने वीडियोस वायरल हुए थे कि जहां डॉक्टर्स 8-8 दिन घर नहीं जा पाते थे, जहां पुलिसकर्मी 8-8 दिन 10-10 दिन घर नहीं जा पाते थे। वो भी सामान्य जन है, वो भी काम कर रहे हैं आपके लिए। तो क्यों आप मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं स्वयं के लिए, अपने जनों के लिए? अगर आपका जीवन है तो ये देश है। मैं कहती हूँ एक व्यक्ति है तब उसका मोहल्ला, शहर और देश बनता है, और वैसे ही अगर इस देश के अंदर हमें मिल करके रहना है तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है। सत्ताएं आती जाती रहती हैं, किंतु सबको सक्रियता से इस चीज से निपटना होगा। और सत्ता से भी बोलना चाहूंगी, मैं बीजेपी पार्टी से भी बोलना चाहूंगी और विपक्ष से भी बोलना चाहूंगी कि इस प्रकार के किसान आंदोलनों को विपक्ष हवा ना दे और इस प्रकार की रैलियां पक्ष न करे। अन्यथा जो हालत दिख रही है उस हालत को हम बचा नहीं पाएंगे। हमारे पास पूर्ण रूप से सुचारू किए हुए ऐसे सेंटर नहीं है जहाँ पे हम लोगों को भर्ती कर पाए, उनको बचा पाए। हम स्वजनों को दिन प्रतिदिन खो रहे हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी में भी हो। आप देखिए कि कई सारे गणमान्य लोगों की न्यूज आई है कि बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए। तो आप समझिए इस प्रॉब्लम को आप उस तरीके से समझें कि ये एक डिजीज है और इसको डिजीज की जैसा समझें और उसको वैसे ही लें, उसको सीरियस लें। लोग सीरियस नहीं ले रहे, जनता स्वयं सीरियस नहीं ले रही है। कोई गाइडलाइन तो बताई है, सिर्फ आपकी फिजिकल डिस्टेंस चाहिए, सोशल डिस्टेंस नहीं चाहिए पहले तो। दूसरी बात कि आप देखें कि भाई कहाँ पे किस किस एरियाज में बहुत ज्यादा घनी आबादी है, वहां पे लोगों को ज्यादा वैक्सीनेशन, ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजेशन अवेलेबल कराएं। और दूसरा आप लोगों को बताएं कि यदि आप बाहर जा भी रहे हैं तो भी किस प्रकार से आपको रहना है। आपने जितने भी, चाहे वो बैंक हो चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, मैं नहीं कहती बंद कर दीजिए। क्यों नहीं कहती? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यदि बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी से लेकर के और जन सामान्य पे कितना बुरा असर है। पिछले साल एक भी बच्चा हमारा स्कूल नहीं गया, और लेकिन किस अभिभावक ने पेमेंट्स नहीं की है स्कूल को, किस प्रकार से उनसे फीस ली गई है, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि हर एक को सोच समझ के काम करना चाहिए, जनता को भी सोच समझ के काम करना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें ना करें। चलिए जिया मंजरी जी, आप किसी बात के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अगर कोरोना से इस पर विजय पानी है तो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, नहीं तो कोई उपाय अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।